नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ। मेरा नाम चंदू जैन है और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ आरपीएससी की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम इतिहास के जो पेपर हुए हैं, पेपर 2 विशेष तौर पर, हम उनको आपके मध्य में हल करवा रहा हूँ। क्लियर हो गई? तो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं यह। बहुत अच्छे से इन पेपर्स को एक बार समझें, पेपर को देखें, क्या पैटर्न रहा है। और आज हम जिस ईयर का पेपर हल करने वाले हैं, ये पेपर है मेरे प्यारे साथियों 2015 का। कौन सा पेपर है? याद रखिएगा, 2015 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आरपीएससी फर्स्ट ईयर का इतिहास विषय का पेपर 2, आइए कंप्लीट एक सॉल्यूशन आपके बीच में लेकर के आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि जो पहला पेपर, पहला प्रश्न आपके यहाँ पर हुआ, ये पेपर 20 जुलाई सन 2016 को हुआ था। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2015 का यह पेपर है। ठीक है, चलिए। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर आया था वो ये है कि किर्की की लड़ाई जो है, यह निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? किर्की की लड़ाई। देखिए, जब हम इतिहास में किर्की की लड़ाई के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा, यह लड़ाई मूल रूप से 5 नवंबर सन 1817 को लड़ी गई थी। बताइए कब लड़ी गई थी? तो याद रखिएगा, 5 नवंबर सन 1817 को किर्की की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, कब लड़ी गई? 5 नवंबर सन 1817 को किर्की की लड़ाई हुई थी और यह घटना तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मराठा संघ की सेनाओं थी, उनके बीच में यह लड़ाई हुई थी। अंग्रेजों की जीत होती है, मराठे इस युद्ध में हार जाते हैं। अगला, अंतरिम सरकार के दौरान भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, तो बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है यहाँ पर कौन थे? सर बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम बी एन राव के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई? ये बात याद रखना। अगला प्रश्न है, ये कुछ प्राचीन विश्व के सवाल हैं। 2022 से जो है यह आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। तो यह भी एक थोड़ा सा अच्छे प्रश्न आते हैं। एक बार मैं डायरेक्ट इसका जवाब बता देता हूँ कि बताइए, मिस्र का जो अबू सिबल मंदिर है, यह मेरे प्यारे साथियों किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा, यह मूल रूप से सूर्य देवता को समर्पित है। प्यूनिक युद्ध जो है, यह किस किस के बीच में लड़े गए थे? प्यूनिक युद्ध मूल रूप से 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के बीच में रोम और कार्थेज के मध्य लड़े गए थे। ठीक है। चीन की दीवार जो है, चीन के निम्नलिखित में से कौन से शासक ने महान दीवार का निर्माण करवाया? आप याद करिए, हमने कल जब 2013 का पेपर हल किया था ना, तो वहां पर प्रश्न पूछा गया था कि चीन की दीवार क्यों बनाई गई थी। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था? तो मूल रूप से चिन राजवंश का था, सिन हुआंग टी, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर? अगला प्रश्न, बाइबिल में नूह की कथा जो है, यह किससे जुड़ी हुई है? अकाल जिसमें समस्त मानवता को जो है वह भूखा मार दिया था? नहीं, यह जुड़ी हुई है मेरे दोस्त मूल रूप से जलापलावन की कथा से, जिसमें समूची पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी। ठीक है, फ्लड इन विच एंटायर अर्थ वॉज इमर्स्ड। अगला, पहला रोमन सम्राट जिसने ईसाई धर्म को अंगीकार किया था, तो वह कौन था? याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट है। 306 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 337 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहा था। एम्पोरा क्या है? थोड़ी सी गति रखेंगे हम यहाँ पर। तो एम्फोरा क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। मूल रूप से यह प्राचीन जो रोम है, इसमें तरल पदार्थों के संग्रहण हेतु एक विशिष्ट मृत भांड है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? एक प्रकार से एम्फोरा। एम्फोरा मिट्टी के धातु के कंटेनर हुआ करते थे। ठीक है, सूखे तरल पदार्थ, शराब, तेल आदि का आयात निर्यात यहाँ से किया जाता था। ठीक है, देखो, क्लास मिस नहीं होना चाहिए, मैंने आपसे पहले भी यह बात कही थी। और मेरा टारगेट ये है भी नहीं कि मैं आपकी क्लास मिस करूं। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशन लेकर आया हूँ। ठीक है, क्लास आपको मिलती रहेगी, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कई बार इस तरह की परिस्थितियां हो जाती है कि हम क्लासेस जो है वह चाह कर भी लाइव नहीं ले पाते। क्या ये बात क्लियर हो गई? चाह कर भी मैं लाइव नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उद्देश्य एक ही रहता है कि आपको ज्ञान की गंगा में जो है वह स्नान करवाता रहूं। इसकी पीडीएफ आपको पता है ही सही कहाँ मिलेगी। चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को आप यहाँ पर डाउनलोड करिए।
यहाँ पर जो है इसकी पीडीएफ मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसकी एक नीचे पट्टी भी आपके चल रही है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल रही है। अगला प्रश्न है, उम्मयद खलीफाओं की राजधानी जो है वह क्या थी? ठीक है, पिछली बार आपके जो है उम्मयद खलीफाओं की राजधानी के संदर्भ में सवाल आया है, याद रखिएगा। उम्मयद खलीफाओं की राजधानी जो है यह दमिश्क हुआ करती थी। कुरान जो है इसमें सूरा की संख्या, पहले आपके प्राचीन धर्म भी टॉपिक में थे, है ना, अब वो भी हटा दिए गए हैं। तो याद रखना, प्राचीन कुरान जो है इसमें जो सरा है या सूरा है, जिसे हम अध्याय कहते हैं, इनकी संख्या 114 बताई गई है। कितनी बताई गई है? तो याद रखिएगा जी, 114 मूल रूप से इसमें संख्या मानी गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 6237 आयतें हैं, 72 मंजिलें हैं, 30 पारे हैं, 540 रफू और लगभग 3,22,470 जो है वह शब्द माने गए हैं। थर्मोपल्ली की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? ठीक है, याद रखिएगा, यूनान के नगर राज्य और फारस के बीच में यह लड़ाई हुई थी। चलिए अब थोड़ा सा प्राचीन भारत के सवाल। अशोक के स्तंभ, लगातार सवाल पूछे गए, 2016 में भी आया था, 2018 में भी आया था। अब यहाँ से आपको यह पता चलेगा कि भैया प्रश्न जो है ना, इनका रिपीटेशन होता है। अशोक स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर थोड़ा बहुत विचार करें। यह स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं। स्तंभों पर यष्टि भाग सजावट विहीन किंतु पोलिसदार है। यष्टि के शीर्ष भाग में एक पाषाण को अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है। अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी है जिसमें मनुष्य अथवा पशु की मूर्ति दर्शाई गई है। ठीक है, अशोक के स्तंभों के संदर्भ में एक शानदार सवाल। देखिए, अब जब हम पढ़ते हैं तो मूल रूप से जब हम अशोक के स्तंभ पढ़ते हैं ना, तो ऊपरी भाग में मनुष्य की मूर्ति नहीं है। ये हमें ईरानी स्तंभों में देखने को मिलती है। यहाँ पर पशु की ही मूर्ति है। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है यह बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एनालिसिस करिए कि प्रश्न का लेवल क्या होता है। ठीक है ना, तो इन चीजों को थोड़ा सा समझना चाहिए आप लोगों को। कौटिल्य ने अहितक शब्द जो है यह प्रयोग किस संदर्भ में किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना अहितक। अब मैं इसको कैसे याद करवाता हूँ, मैं कहता हूँ अहितक, भैया जिसका कोई हित नहीं होता हो। अब साहब किसका हित नहीं होगा? अरे भैया कोई गुलाम होगा, कोई दास होगा, उसका हित नहीं होता बेचारे का, है ना। उसको क्या है, उसका काम ही क्या है, केवल और केवल सेवा करना है ना। ये बात याद रखना। अगला प्रश्न, मौर्य काल में उदक भाग क्या था? एक सिंचाई कर, एक सीमा शुल्क, तीर्थयात्री कर है, बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया एक भूमि दान है। तो मौर्य काल में उदक भाग क्या होता है? सर उदक भाग जो है एक सिंचाई कर हुआ करता था। अब यहाँ पर आप फिर पढ़िए, भैया इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक शासक जिसे एक अभिलेखीय साक्ष्य में शक, यवन, पल्लव, निषूदन के रूप में महिमा मंडित किया गया है। ठीक है, एक ऐसा शासक जिसे एक अभिलेखीय साक्ष्य में शक, यवन, पल्लव, निषूदन के रूप में बताया गया है, वह रुद्रदामन है, खारवेल है, समुद्रगुप्त है, गौतमीपुत्र सातकर्णी है। याद रखिएगा, वह गौतमीपुत्र सातवर्णी आता है। मूल रूप से यह सातवाहन राजा है। कौन से राजा है? सातवाहन राजा है। सातवाहन राजाओं ने चुटकलानंद की उपाधि धारण की थी, पता होगा आप लोगों को। इसकी माता गौतमी बलशाली शासक की प्रशंसा करती हुई नासिक अभिलेख में इस बात का उल्लेख करती है। इस क्लास की जो पीडीएफ है यह आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ जितने भी अब तक मैंने टेस्ट चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर लिए हैं उन सब की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं था? तो याद रखिएगा, जब हम पश्चिमी घाट के बंदरगाहों की बात करते हैं तो मेरे दोस्त एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर हमें बंदरगाह देखने को मिलते हैं। सुपार्क है, टिंडिस है, बरविरकम है, कोरकोई नहीं था। कोरकम जो है ना, ये आपके पूर्वी तट का बंदरगाह माना गया है। कहाँ का माना गया है? पूर्वी तट का है, और मूल रूप से पांड्य राज्य के अंतर्गत था। और कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है यह? पांड्य साम्राज्य के अंतर्गत था। कौन सा बौद्ध स्मारक धरणीकोट का महाचैत्य कहलाता है? बहुत गजब का प्रश्न है। धरणीकोट का महाचैत्य जो है यह क्या कहलाता है?
तो यह भट्टी प्रोलु स्तूप है, अमरावती है, नागार्जुनी कोंडा है, जयंगोट है। बताइए। एक अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए। बताइए। चलिए सर, याद रखना अमरावती स्तूप है जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी गुंटूर जिला है, यहाँ पर है। यह स्तूप भारत का एक विशाल स्तूप है, ईंटों से बनाया गया था, संगमरमर से डेकोरेट किया गया। और मेरे दोस्त, इसे ही जो है क्या कहा जाता है, धरणी कोट का महाचैत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, मौर्योत्तर काल में आर्थिक विकास और समृद्धि का काल था। निम्नलिखित में से किस समकालीन स्रोत में लगभग 75 व्यवसायों का उल्लेख मिलता है? यानी कि उस समय की एक ऐसी किताब जिसमें हमें 75 ऑक्यूपेशंस यानी कि 75 व्यवसायों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। यह प्रश्न उस समय का बड़ा लॉजिकल प्रश्न था। दिव्यावधान है, महाभाष्य है, मिलिंदपनो है, गार्गी संहिता। अब मेरे प्यारे साथियों, जब आप इस प्रश्न को पढ़ते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे पतंजलि का महाभाष्य हो, लेकिन नहीं। मूल रूप से जब बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद, जिसे हम मिनांडर कहते हैं, जो इंडो ग्रीक शासक था, उन दोनों में वार्तालाप हुआ, तो उसी ग्रंथ में हमें 75 व्यवसायों की जानकारी मिलती है। कई सारे नए प्रश्न हैं। अभी जिस समय दौर में आप गुजर रहे हैं ना, इस दौर में पी वाई क्यू बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह से पी वाई क्यू कोई नहीं करवाता। सीधी बात है भैया, नो बकवास है। समझ में आ गई क्या बात? अगला प्रश्न पढ़ो। मथुरा कला के बारे में, यह देश में ही विकसित हुई थी। ठीक है साहब। मथुरा कला में स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। ठीक है साहब। इस कला पद्धति में बुद्ध को मुंडित सिर और अनावृत दाएं कंधे के साथ दिखाया गया है। मथुरा के निकट माट गांव से शक शासकों की मूर्तियां भी मथुरा कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मथुरा कला, गुप्त काल में इस कला का विकास हुआ था। और पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत है। क्योंकि मथुरा के माट गांव में जितनी भी हमें शासकों की प्रतिमाएं मिली है ना, यह मथुरा कला का नहीं, यह मूल रूप से गांधार कला का उदाहरण माना जाता है। ठीक है। सही जवाब होगा 1, 2 और 3। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के साथ समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति पालन की थी? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का तात्पर्य यह होता है कि राज्य को आप जीतेंगे और जीत करके जो है उस राज्य को वापस प्रदान कर देंगे। तो यह नीति समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राजा उग्रसेन के साथ जो है वह पारित की थी, या वह अपनाई थी। ठीक है। कुछ पुस्तकें हैं, सुमेलित करिएगा। जैसे कवि भाष, भट्टी, भामह, भारवी, किरातार्जुनियम, काव्यालंकार, रावण वध, मध्यम व्याया योग। बहुत गजब का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न सुमेलित करने वाले आरपीएससी का एक अच्छा खासा इतिहास रहा है इन प्रश्नों को लेकर के। देखिए साहब, भास की जब बात करते हैं ना, तो इसने मध्यम व्यायोग नाम की किताब लिखी। अगर आपको भास आता है ना, तब आप मध्यम व्यायोग करके इस प्रश्न का आंसर सी लगा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? 3 सही जवाब होगा। भट्टी ने रावण वध लिखा था, बामह ने काव्य अलंकार, और भारवी जो है इसने किराता अर्जुनियम की रचना की थी। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, आर्यभट्ट के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करें। पहला खगोल शास्त्री था जिसने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, यह बताने वाला भी पहला व्यक्ति था यह। उसने 1 वर्ष की अवधि को अत्यंत ही सटीक आकलन किया और पाई का भी सही मान दिया था। क्या गजब का सवाल है सर। इसने जैसे आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत जैसी बेहद शानदार किताबें लिखी थी आर्यभट्ट। ठीक है ना? तो चारों के चारों ही विकल्प बिल्कुल सही होंगे। इस प्रश्न को देख करके ऐसा लगता है कि आरपीएससी जो है वह आपको जानकारी देना चाहती कि भैया, वर्तमान मेडिकल साइंस को ठीक है आप मान रहे हो, अच्छी बात है ना, लेकिन पुराने शास्त्रों को मत भूलो। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। भाई, पुराने शास्त्रों को मत भूलिए। समझ में आ गई? इन्होंने ये बात कही कि भैया, हमारे इतिहास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है प्राचीन भारत की कला और विज्ञान का। संगम काल में एक शब्द आता है अरसर। मैंने कल भी एक बात कही थी कि भैया, संगम काल आप पढ़ रहे हो,
तो पढ़ते हुए कहीं ना कहीं आपके मन में जो है ये बात क्लियर होना चाहिए कि पी वाई क्यू आप करके आए। ठीक है, पी वाई क्यू जो है वह आप करके आए। तो अरसर जो है किसे कहा जाता है, तो आप सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा, तमिल जो कवियों का एक संघ था उसे संगम कहा। ठीक है, और इसमें जो अरसा शब्द होता है यह मूल रूप से शासकों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, राजाओं के लिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? राजपूत वंश और यह भूभाग, चंदेल, बघेलखंड, परमार, मालवा, कलचूरी, त्रिपुरी, सोलंकी, गुजरात। बताओ। देखो साहब, चंदेल जो है ना, इन्हें हम जेजाक मुक्ति का चंदेल राजवंश कहते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो यह सुमेलित नहीं है, बाकी बिल्कुल सही है। जेजाक मुक्ति कह लीजिए या फिर आप इसे बुंदेलखंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जेजाक मुक्ति। और इसे हम क्या कह सकते हैं? याद रखिएगा, डेट इज बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक ऐसा भारतीय विद्वान जिसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप याद करो, हमने जब 2013 का पेपर पूछा बनाया था तो भी ये सवाल आया था। ठीक है ना, तो ये सवाल हर बार हमारी परीक्षा में आता है। याद रखना, संरक्षित था, पद्म संभव था, दीपांकर था, कुमार जीव नहीं था। कुमार जीव ने जापान और कोरिया में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, यह चीन भी गया था। ठीक है ना, चलिए। प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा गया है? श्रीलंका को, सुमात्रा, कंबोडिया और जावा। यवद्वीप, याद रखना, यवद्वीप शब्द जो है वह जावा के लिए प्रयोग किया गया है। अकबर द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं और क्रियान्वयन का वर्ष है। जब भी हम अकबर का इतिहास पढ़ते हैं तो कालक्रम पूछा जाता है, आपको पता ही होगा। मैं कहता हूं कि साहब 1562 में अकबर का ब्याह हो गया। ठीक है, 1562 में अकबर का ब्याह, 1563 में तीर्थ यात्रा, 1564 में जजिया कर क्लियर हो गई। इसके बाद कहीं ना कहीं 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा कर दी जाती है। 80 में मनसबदारी, 80 में माफी चाहूंगा, 80 जो है इसमें आपके आइन ए दहशाला और 82 में दीन ए इलाही। ठीक है, अब यहाँ पर मामला क्या है, एक भी सही नहीं है, तो आरपीएससी तुरंत फुरत में निर्णय लेती है कि भैया ये तो प्रश्न ही गलत बन गया। तो ओम डिलीट करियामी, तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो भाई साहब हमें भी करना पड़ेगा। मुगल प्रशासन में मीर बहरी जो है यह किसे कहते हैं? राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता है उसे, शाही जहाजों का प्रभारी, शाही परिवार का प्रमुख और शाही परिवार के समारोह का प्रभारी। याद रखना, मीर बहरी जो है यह शाही जहाजों के प्रमुख को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्यकाल में पाई कास्ट। भाई साहब ये पाई कास्ट जो है ना, अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, यूपी का हुआ, राजस्थान का हुआ था, उनमें बार बार पूछे थे, सवाल वही है, सवाल का लेवल बदल जाता है। समझ में आ गई क्या? पाई दूसरे की, यानी कि उत्तरी भारत में जो भूमिहीन किसान होते हैं उन्हें, और जो खुद की भूमि पर खेती करते हैं उन्हें खुद कास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुगल काल में मन ए अकबरी जो है यह क्या है? उत्तरी भारत के शास्त्रीय संगीत पर एक पुस्तक है। ठीक है, मन ए अकबरी वजन मापने की एक इकाई है, एक फारसी मसनवी कविता है, दशवंत के लघु चित्रों से सुसज्जित एक पुस्तक है। याद रखना, मन ए अकबरी जो है वजन नापने की एक इकाई होती है। मुगल काल में एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम आता है जानकी परिणय। इसका लेखक कौन है? याद रखना, जानकी परिणय का लेखक मूल रूप से चक्र कवि हैं। चक्र कवि केरल में एक जगह होती है कोझिकोड, वहां के राजा हुआ करते थे मानदेव जयोरी। उस मानदेव जोरी जो है उनके मित्र हुआ करते थे चक्र कवि, जिन्होंने किताब लिखी है जानकी परिणय। कौन सा ऐसा चित्रकार है जो अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था? देखो सवाल देखो, अकबर के दरबार का नहीं है। बिसनदास, बसावन, सैयद अली और मुकुंद। बताइए सर। याद रखना, बिसनदास जो है यह अकबर के दरबार का नहीं था। किसके दरबार का था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, यह आपके जहांगीर के दरबार का होता है। ठीक है,
इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, चंदू सर की क्लास। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस क्लास की पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी असुविधा के लिए आप हमसे संपर्क करिएगा 8802 06 0952 पर। ठीक है, चले अगला प्रश्न। ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक कौन था? 2013 में भी ताजमहल का सवाल आया, 2015 में आया, 2018 में भी हम सवाल को देखेंगे। क्लियर हो गई? अब्द अल हक अमानत खान सिराजी, ठीक है, इसने कुरान की आयतें लिखी थी। अगला सवाल, रंगपुर के कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मूल रूप से 1783 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेतृत्व करने वाला धीरज नारायण है। क्लियर? अगला प्रश्न, यहाँ पर कुछ युग्म हैं, आपको सुमेलित करने होंगे, जैसे पेका, रामोसी, किटूर, परियाजी। ठीक है, जगबंधु है, राम सिंह है, चानम्मा है और दुद्दू मियाँ है। बताइए, सुमेलित करिए। तो भाई साहब सुमेलित है, पहला जो है बिल्कुल सही है कि पेका विद्रोह जो है इसका नेतृत्व जगबंधु ने किया था। रामोसी विद्रोह उघाजी के द्वारा नेतृत्व किया गया था, राम सिंह के द्वारा नहीं। किसने नेतृत्व किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, नेतृत्व किया था उगाजी। किटूर सही है और फरियाजी सही है, सब सही है, केवल और केवल रामोसी गलत है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, बताइए। 1857 के विद्रोह पर पुस्तकें हैं, कुछ लेखक हैं यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। द सिफोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है JW केयर्स की किताब नहीं है, यह किताब RC मजूमदार साहब की है। 1857 SN सेन की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 VD सावरकर, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 GB मेलेसन और द सिफोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 J मेलेस सॉरी RC मजूमदार। रुहेलखंड भैया सुबह भी आया था नया रुहेलखंड या बरेली खान बहादुर खान। ठीक है, थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं ज्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आपको बोल करके बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। गोपाल हरि देशमुख के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपको यहाँ पर सत्य लग रहा है? लोकहितवादी के नाम से इन्हें याद किया जाता है। सामाजिक चेतना का प्रसार करने हेतु उन्होंने धारावाहिक रूप में समाचार पत्र में शत प्रतरण शो पत्र छपवाए। अहमदाबाद में न्यायाधीश के रूप में काम किया। मासिक पत्रिका निबंध माला जो है उसका प्रकाशन किया था। सर मासिक पत्रिका निबंध माला जो है ना वह गोपाल हरि देशमुख की नहीं है, यह बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, हिंदी की नाम आता है महावीर प्रसाद त्रिवेदी, उनकी द्विवेदी उनके द्वारा शुरू की गई थी। पहला अखबार जो बंबई से प्रकाशित होता था, पहला एक ऐसा अखबार जो बंबई से प्रकाशित होता था वह बॉम्बे हेराल्ड है। कौन सा है? बॉम्बे हेराल्ड। सर यहाँ पर कुछ अधिवेशन है, कुछ अध्यक्ष है, सुमेलित करना है। जैसे 1911 कलकत्ता, ठीक है, 1912 पटना, 1913 कराची, 1914 मद्रास। ठीक है, अब इनमें आप सुमेलित करिएगा। देखो भाई साहब, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बिशन नारायण धर, पटना अधिवेशन के RN मुधोलकर, कराची अधिवेशन सैयद मोहम्मद बहादुर और मद्रास के भूपेंद्र नाथ बोस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर? अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी? अच्छा प्रश्न है, याद रखना। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था मूल रूप से सन 1915 में सेंट्रल जेल लाहौर में विष्णु प्रिंगले को फांसी की सजा दी गई थी। अब आप देखिए यहाँ पर 2013 का जब हमने पेपर हल करवाया था तो कहा था कि पेपर का एक अलग स्टैंडर्ड था। 2013 में जब हम पेपर सोल्व कर रहे हैं तो शायद आपको भी लग रहा होगा कि पेपर एक अलग लेवल का है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? धीरे धीरे चीजों में जो है वह कठिनता आती चली जाती है, चीजें मुश्किल होती चली जाती है। आज आप पेपर देंगे 2025 में, यह आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जब आप 2027-28 में पहुंच जाएंगे तो आपको यही पेपर जो है बेहद आसान लगेगा।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। होम रूल आंदोलन में किसने भाग लिया था? सर कुछ व्यक्ति हैं, जैसे एनी बेसेंट है, बाल गंगाधर तिलक है, जवाहरलाल नेहरू है, मोहम्मद अली जिन्ना है। भाई साहब इन चारों ने ही जो है होम रूल आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सर याद रखना, गवर्नर जनरल की जब कार्यकारिणी परिषद की बात करते हैं तो इसमें पहले भारतीय सदस्य एस पी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, ये बात क्लियर। अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है। विश्व इतिहास के कुछ सवाल शुरू हो रहे हैं, समझिएगा। द स्कूल ऑफ एथेंस, भाई साहब पहला ही मामला गलत है, क्योंकि स्कूल ऑफ एथेंस टीटीएन की किताब नहीं है, यह किताब मानी जाती है राफेल की। किसकी मानी जाती है? राफेल की। बाकी सब सही है। लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंसी की है। क्रिएशन ऑफ एडम माइकल एंजेलो है। लॉफिंग कैलेवेर फ्रांस हॉल्स है। निम्नलिखित में से किसने प्रारब्धवाद के सिद्धांत का समर्थन किया था? जॉन कॉल्विन, ज्विंगली, मार्टिन लूथर और जॉन नॉक्स। सर याद रखना, प्रारब्धवाद का सिद्धांत जो है यह जॉन कॉल्विन के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये सवाल तो भाई साहब इतनी बार पूछा गया है। जब भी आप अमेरिका की क्रांति पढ़ते हो ना तो ये सवाल आता है कि पहला जो उपनिवेश, पहला महाद्वीपीय कांग्रेस हुई थी ना, तो उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो हम हमेशा कहते सब जॉर्जिया ने जो है भाग नहीं लिया था। ठीक है, 1774 में फिलाडेल्फिया में यह उन महाद्वीपीय कांग्रेस होती है, इसने भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से कौन है जो एक जैकोबिन था? बताइए। फ्रांस की क्रांति में दो दल थे, एक तो जैकोबिन्स था और एक निर्दोष जिरोंदिस था। जैकोबिन्स जो है कट्टर गणतंत्र के समर्थक थे, रूसों के विचारों से बेहद प्रभावित थे। इस दल के नेता मारा, है ना, मारा के बाद दांतो, है ना, हीबर, रॉबस्पियर, ये नाम हमें कुछ देखने को मिलते हैं। तो ये कौन थे? याद रखिएगा, यह जैकोबिन्स थे। तो यहाँ पर जैकोबिन्स ने मारा, जबकि मैडम रोला आ गई। ठीक है, इसके अलावा इन्नार पेसियो, जीन रोलैंड, ब्रिसेट, टॉमस पेन। ठीक है, इसके अलावा ये सारे नेता जो है ये जीरोंदिस्ट में आते हैं। ठीक है, चले। वाणिज्यवाद सुबह भी आया था, अभी भी एक प्रश्न है, कल भी पूछा गया था ना 2013 में। वाणिज्यवाद की मुख्य प्रवृत्तियों को चुनिए। निर्यात बढ़ाने पर प्रयास, बुलियन सोना चांदी के शुद्ध अंतः प्रवाह पर जोर, उच्च सीमा शुल्क की दरें, संयुक्त स्कंद कंपनियों का निर्माण सही होगा। वाणिज्यवाद, देखो साहब वाणिज्यवाद जो है ना, मूल रूप से अगर मैं बात करता हूँ तो निर्यात बढ़ाने पर भी जोर देता है, बुलियन सोना चांदी के शुद्ध अंतः प्रवाह पर जोर देता है, उच्च सीमा शुल्क की दरें हैं और ज्वाइंट स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों की बात करता है। चारों ही विकल्प जो है वह बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, इस क्लास की पीडीएफ आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी। आप कहोगे सर ये बार बार आप क्यों बता रहे हैं? तो भैया ये बार बार इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि कई बार क्लास में नए विद्यार्थी जुड़ते हैं, और जब क्लास में नए विद्यार्थी जुड़ते हैं तो उनको यह पता नहीं होता है। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनसेंड ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया था? चार्ल्स टाउनसेंड जो है इन्होंने मूल रूप से रोटेशन पद्धति, यानी कि फसल को बदल बदल करके बोने की जो पद्धति थी उसको प्रारंभ किया था। इसके अलावा सलजम का आविष्कार किया, इसीलिए इसे टर्निफ टाउनसेंड भी कहा जाता है। किसने इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता नामक एक पुस्तक लिखी थी? याद रखना, जियो बर्ती जो है उसके द्वारा यह किताब लिखी गई थी। ठीक है, किसने लिखी थी? जियो बर्ती ने लिखी थी। जियो बर्ती के जो समर्थक होते थे इन्हें न्यू गुल्फ्स कहा जाता था, और यह जियो बर्ती जो है यह मूल रूप से पोप की अध्यक्षता में इटली के एकीकरण का पक्षधर था। किसकी अध्यक्षता में? याद रखिएगा, पोप की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, औद्योगिक क्रांति का लक्षण जो है वह नहीं है। ऐसा क्या है जो औद्योगिक क्रांति में नहीं माना जाता है? तो याद रखना, बंद अर्थव्यवस्था का उदय। नहीं भाई साहब, औद्योगिक क्रांति के दौरान बंद अर्थव्यवस्था का उदय नहीं हुआ था। ठीक है,
यहाँ पर हमें मुक्त अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी सिस्टम देखने को मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, अब देखो मैं एक बात बताता हूँ। जैसे भी कहीं सारी वैकेंसीज आने वाली है इतिहास में, और जब इतिहास में विज्ञप्तियों की बात आती है तो अक्सर विद्यार्थी कहता है सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। वो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है, कहीं सारे कोर्स खरीद लेता है। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, मैं इतिहास का एक अद्भुत मंच आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। और इस इतिहास के अद्भुत मंच की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको डाउनलोड करना है चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पर इतिहास फर्स्ट ग्रेड का कोर्स तो अवेलेबल है ही सही, इसके अलावा हमारे प्यारे साथी जो है ना, वह कोई केवीएस की तैयारी करता है, कोई एनवीएस की करता है, कोई ईएमआरएस की करता है, कोई डी ट्रिपल एस जी, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, अभी बंगाल में वैकेंसी आई हुई है तो आप वहाँ की भी तैयारी करें। तो मैंने इसके लिए इतिहास फाउंडेशन का कोर्स लॉन्च किया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं यह उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, यह आप जरूर देखें। इसके अलावा यूपी टीजीटी इतिहास का कोर्स है। सेकंड ग्रेड राजस्थान से अगर आप एसएसटी की तैयारी करते हैं तो उसका है। टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज, नोट्स है यहाँ पर हार्ड कॉपी में इतिहास विषय के, सॉफ्ट कॉपी में है। अलग अलग लेना चाहते हैं तो चारों पार्ट अलग अलग भी मिल जाएंगे। विश्व इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आप मोबाइल नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8802 060952। अगर कोर्स लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस क्लास की पीडीएफ जो है वह भी आपको कहाँ पर मिलेगी, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। मूल रूप से फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने का उद्देश्य यही था कि विद्यार्थी जो है ना, ये भ्रमित ना हो, इधर उधर भटके नहीं, और एक ही जगह जो है वह एक ही कोर्स में जो है उनका सारा काम चल जाए। क्लियर? चले, तो वापस अपनी मुद्दे पर आते हैं और जहां छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करता हूं। जर्मनी के एकीकरण के दौरान सेडान की लड़ाई के बाद जो संधि संपन्न हुई थी वह कौन सी थी? बहुत बढ़िया सवाल है यह। सितंबर 1870 में सेडान का युद्ध होता है। ठीक है, प्रशा जीता। प्रशा और फ्रांस के बीच में जो है 1871 10 मई को जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, और कहा जाता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि से ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। बर्लिन कांग्रेस 1878 का एक परिणाम था। बर्लिन कांग्रेस हुई थी 1878 में। इसका एक नतीजा जो है वह क्या निकला कि भैया तीन सम्राटों का जो एक संघ था उसका क्या हुआ, विघटन हो गया था। फ्रांस रूस गठजोड़ जो त्रिराष्ट्र में त्रिसंघ का आधार बना था वह किस वर्ष हुआ था? याद रखना 1894। मैं अक्सर कहता हूं कि जर्मनी के एकीकरण के बाद में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हैं वह आपको जरूर देखने चाहिए। ठीक है, बिस्मार्क ने जब इन संगठनों का निर्माण करना प्रारंभ किया तो अंततः बिस्मार्क ही कहता है यह संगठन मेरे गले की हड्डी बन गए थे। ठीक है, एक तरह से कूटनीतिक चाल वह चलता है और उस चाल में वह खुद ही फंस जाता है। हिटलर की विदेश नीति में अनसुलुस जो है यह क्या है? तो मूल रूप से जब ऑस्ट्रिया पर जर्मनी को मिलाने की इच्छा थी उसे हम क्या कहते हैं, अनसुलुस कहते हैं। क्लियर हो गई? ये चीजें थोड़ा सा आपको पता याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। हड़प्पा का एक ऐसा स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राचीनतम आपदा का प्रमाण मिलता है वह कालीबंगा है। ठीक है, यहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज मूल रूप से अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। भारत ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण सबसे पहले कहां पर प्राप्त हुई? भैया 2013 का जब पेपर था ना उसमें रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के बारे में पूछा था। सवाल को घुमा दिया, यहाँ पर सवाल पूछा है कि पूर्व पाषाण कालीन उपकरण हमें कहां से मिले हैं? याद रखना मद्रास के पल्लवरम से प्राप्त हुए हैं। अगला, एशिया माइनर का बोगसगोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें हमें 4 वैदिक कालीन देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं? इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नास्तय है। तो इन देवी देवताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्तय। सवाल देखो एक बार भाई साहब, गजब। ये सुदाश और दसराग युद्ध 2013 में भी था, वापस आया है।
अब यहाँ पर आपको यह एनालिसिस लगाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास को स्किप कर करके देखना, 2 की स्पीड से देखना, देख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप इतनी स्पीड से क्लास देखोगे ना, तो पता है आपको इस क्लास का कोई फ्रूटफुल नहीं मिल पाएगा, यानी कि कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर तो वही बात हो गई, आया राम गया राम। कोई अच्छी मूवी चल रही होती है तो आप उसको डबल स्पीड में देखते हो क्या? नहीं। तो फिर इसको क्यों देखोगे आप? नहीं देखनी है आपको इसको डबल स्पीड में। ठीक है, आराम से समझो चीजों को, कहाँ से सवाल आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा। कितनी बार कह दिया कि 2013 के कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो 2015 में रिपीट हुए हैं, और 2015 के कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो 2018 में रिपीट होंगे। फिर याद रखना, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि 10 युद्ध में उसने 10 राजाओं को पराजित किया था, यह त्रित्सु जन से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न, विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की और प्रवर्जन का कथानाप जो है किससे जुड़ा हुआ है? भैया, गौतम राहुगण और विदेह माधव की कथा सतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व कितने महाजनपदों और गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? अच्छा प्रश्न है भैया, सीधी सी सवाल है। सुबह 2013 वाली क्लास में बताया था मैंने, 16 महाजनपद और 10 गणराज्य। किस शासक के काल में 3 महान उपदेशकों बुद्ध, महावीर और मंथली घोषाल ने निर्वाण प्राप्त किया था? याद रखना, अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है। हा हा हा, क्या गजब का प्रश्न है भाई साहब। मंथली घोषाल आजीवक, बिल्कुल सही है। संजय वेटलपुत्र संदेहवादी, यह भी बिल्कुल सही है। अजीत के संबलीन उच्छेदवादी, सही है। पूर्ण कश्यप अणुवाद नहीं है भाई साहब। पूर्ण कश्यप ने किसका? अक्रियावाद का प्रतिपादन किया था। अक्रियावाद, ठीक है, जिसे हम अनैतिकतावाद भी कहते हैं। अब देखो सवाल कहां से पूछ लेता है, कितने दुखी हो जाते हैं। सम्राट अशोक, देखो प्राचीन भारत में ना 2 राजा ऐसे हुए हैं जिनकी मूर्तियां मिली है। ठीक है, एक तो सम्राट अशोक जिसकी मूर्ति हमें कगनहल्ली से मिली है, और एक है हमारा कुषाण शासक कनिष्क जिसकी मूर्ति हमें मथुरा से मिली है। तो यह अशोक की प्रतिमा कहाँ से मिली है? याद रखना, कनगनहल्ली से मिली है। कहाँ से मिली है? कनगनहल्ली से हमें यह प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। आगे बढ़े। किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण प्राप्त होता है? ठीक है सर, महास्थान। मैंने आपको जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया था और उस समय भी कहा था कि एक तो महास्थान अभिलेख है, ठीक है, और ये ऐसे अभिलेख हैं जिनमें हमें कहीं ना कहीं अकाल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, बंगाल से प्राप्त हुआ है यह, ठीक है ना, और मूल रूप से इसी में काकनीय मुद्रा की जानकारी भी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों शहरात शासक नहपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मृतभांड से प्राप्त होती है? बताइए। एक बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो याद रखिएगा, सवाल पूछे जाता है कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों जोगल थम्बी। कहाँ से? जोगल थम्बी, नासिक से जो है यहाँ पर लगभग लगभग हमें नहपान के 8,000 से ज्यादा चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर, भाई साहब बयाना, राजस्थान का बयाना कमजोर नहीं है ना। बरीक वंश का शासन था यहाँ पर मध्यकाल में, नील उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब साझा करिए। ठीक है, तो चीजों को समझिए, चीजों को जानिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष जो लगभग 100 वर्षों तक चला, अंतोगत्वा किसे सफलता मिली थी? भाई साहब गुजर प्रतिहारों को मिली थी, मिहिर भोज के नेतृत्व में। ठीक है, यूनानी दार्शनिक
नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हालांकि अब तो ये आपके सिलेबस में से हट गया है। यूक्लिड है ना, यूक्लिड जो है यूनान का दार्शनिक नहीं था, मूल रूप से यह एक गणितज्ञ थे। ठीक है। किस दार्शनिक ने यह कहा कि रोमन साम्राज्य जो है न तो पवित्र है और न रोमन है और न साम्राज्य है? अच्छा कथन कथन है, ये वोल्टेयर का कथन है। पूर्वी रोमन यानी कि बाजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया, भाई साहब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ ना। कहा जाता है विश्व इतिहास में यहीं से मध्य युग की समाप्ति हुई और आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी। यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है, यहीं से रोमन साम्राज्य का अंत मानी जाती है। यह घटना 1453 में हुई थी। पुनर्जागरण युग की विशेषताएं नहीं है, अब इनको कोई नहीं पढ़ता, लेकिन भाई साहब मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया है ना, और बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। याद रखना, सामंतवाद जो है ना, यह पुनर्जागरण युग की विशेषता नहीं है। ठीक है। तो पुनर्जागरण की विशेषता क्या क्या है भाई साहब? मानवतावाद है, बुद्धिवाद है, वैज्ञानिक मन स्थिति है, विज्ञान दर्शन के क्षेत्र में उन्नति है, स्वतंत्र दृष्टिकोण का विकास है, कला साहित्य की उन्नति है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? अच्छा सवाल है। जॉन वाइक्लिफ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस में गणतंत्रवादियों का समर्थक था? देखो, अभी तो बताया था जेकोबिन्स और जिरोंदिस्ट। ठीक है। तो भाई साहब जो फ्रांस में गणतंत्र के समर्थक थे ना, वह जेकोबिन्स भी थे, है ना, और जिरोंदिस्ट भी थे, माउंटेनिस्ट भी थे। क्लियर हो गई? ये चीजें थोड़ा सा समझे, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसमें आपके सही जवाब होंगे। आह, मैं अक्सर कहता हूं कि एक तो किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन, दूसरे कुछ संधियों में अगर कुछ बात कही गई है जो इतिहास को प्रभावित करती है, तो वह चीजें आपको पता होना चाहिए। स्पेन के नाशूर ने मुझे बर्बाद कर दिया, यह कथन नेपोलियन बोनापार्ट का है। नेपोलियन का एक और कथन होता है, मैंने समय को बर्बाद किया और समय ने मुझे बर्बाद कर दिया। बहुमूल्य धातुवाद और व्यापार का अनुकूल शेष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? सर याद रखना, यह विशेषता मूल रूप से वाणिज्यवाद की है। ठीक है। वाणिज्यवाद की 16वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप में मर्केटिलिज्म शुरू हुआ था। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है किस देश में आरंभ हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वह इंग्लैंड में हुई थी। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? कोई भी व्यक्ति जीवन में जब आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उसके जीवन में अपार बाधाएं उत्पन्न होती हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो हम जब इटली के एकीकरण को पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं साहब? इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा थी क्या? कि ऑस्ट्रिया जो है ना वो इटली में था, और ऑस्ट्रिया कभी भी नहीं चाहता था अपने पड़ोस में, आप इटली की भौगोलिक स्थिति देखिएगा तो ऑस्ट्रिया इसका पड़ोसी है। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था, कि उसके पड़ोस में एक ऐसा शक्तिशाली देश उत्पन्न हो जाए जो बाद में उसके लिए ही समस्या हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रिया इटली को केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र मानता था। जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में था? भाई साहब प्रशा के नेतृत्व, बिस्मार्क। प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र ने जर्मनी से संधि कर युद्ध में अपने को अलग कर लिया था? भाई साहब रूस प्रथम विश्व युद्ध में इसने ऐसा किया था। ठीक है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि में हुई थी। इस संधि के माध्यम से रूस जो है औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। इस क्लास की पीडीएफ देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है? याद रखिएगा, चंदू सर की क्लास। मिल गया ना आप सभी को? बहुत बढ़िया, देख लीजिए। मोबाइल नंबर 8802060952 है। ठीक है। फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। देखो भाई साहब, प्रचार प्रसार नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा, है जी? और आप लोग में से कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते ना जो बाद में जुड़ते हैं, तो उनको भी तो बताना जरूरी होता है। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? बहुत बढ़िया सवाल है। याद रखना, 8 दिसंबर सन 1941 को। ठीक है। अगला प्रश्न, जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद
गणतंत्र की जो स्थापना है यह कहाँ पर हुई थी? तो जब हम जर्मनी पढ़ते हैं, जर्मनी में वाइमर गणतंत्र पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ते नहीं पढ़ते इसे वेमर गणतंत्र भी कह सकते हैं। तो ये चीजें पढ़ी याद रखिए। वाइमर गणतंत्र की स्थापना के साथ ही जर्मनी के लोगों को कई सारे अधिकार जो है वह प्राप्त हुए थे। रूस का अंतिम जार जिसे दो क्रांतियों का सामना करना पड़ा था, वह कौन था? याद रखना, यह निकोलस द्वितीय था। ठीक है, 1894 से 1917 तक इसके शासनकाल में दो क्रांतियां हुई। पहली 1905 में होती है और दूसरी 1917 में होती है। कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था? तो याद रखना, एक ऐसा देश जो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था वह अमेरिका था। कौन सा था? अमेरिका। राष्ट्र संघ की असफलता का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि जिसने इसकी स्थापना की वही इसका सदस्य नहीं था। कौन सी देवी की उपासना वेक की देवी के रूप में यूनानियों के द्वारा की जाती है? सर याद रखना, एथेना। ठीक है, यूनान में बहुदेववाद, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और एथेना जो है मूल रूप से इसे ज्ञान, युद्ध कौशल, कला, शिल्प, विवेक आदि के रूप में मान्यता प्राप्त थी। यहाँ पर हमें कुछ राजवंश देखने को मिलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं, सुमेलित आपको करने होंगे। सिंह विष्णु, नेदियोन, करिकाल और उदयन जेराल, चेर, पल्लव, चोल और पांड्य। ठीक है, संगम काल जब आप पढ़ते हैं तो संगम काल के राजवंश जब आप पढ़ते हैं तो उनमें ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। सिंह विष्णु पल्लव वंश का था, नेंदियोन पांड्य का था, करिकाल जो है यह चोल का था, उदयन जेरल निर्दोष चेर का था। ठीक है, तो सही जवाब 2-4 ऐसा कहीं है, ये रहा भाई साहब, 2-4-3-1। ठीक है, चलिए, अच्छे है, पेपर अच्छा था। तो ना थोड़ा सा पेपर लेंदी है पर पेपर अच्छा था, होना भी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के नाते इस तरह के पेपर की तो अपेक्षा भी की जाती है। यहाँ पर कुछ आपके ग्रंथ है और कुछ उनके लेखक आपके समक्ष हैं, बताइए। जैसे मणिमेखले, शीतले सतनार, तिरुमुरे, नंबी आंडियार नंबी, शिल्पधिकारम इलागो आडिगल, कुरल तिरुवल्लुवर। तो सही जवाब 4-3-2-1, विकल्प नंबर 4। क्लियर भाई साहब? आपको क्या लगता है कि पेपर सोल्व करवाने के पहले डायरेक्ट आ जाते हैं क्या? नहीं भाई साहब, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, एक एक शब्द को देखना पड़ता है, तभी तो हम इतनी बात कर पाते हैं। मेरी तो एक बात बताइए, लो मैं आज आपसे कहता हूँ बोलकर दिखाइए, संभव ही नहीं है ना? बुरा मत मानिएगा, ये वास्तविकता है, ये सत्यता है। सूफी शब्दावली है और यहाँ पर कुछ अर्थ है, जैसे बरकत। ठीक है, बरकत का अर्थ होता है एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। अगर आपको बरकत शब्द आता है ना तो आप बाकी का कर सकते हो। पूछो कैसे? क्योंकि ए में 4 केवल और केवल इसी में है, दूसरी जगह यह हमें देखने को नहीं मिलती। तो सही जवाब क्या हो गया? जैसे 4 हो गया, फुतुहु बिन मांगा दान है, मलफुजात सूफी संत का वार्तालाप है, और खान खाना सूफी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला सवाल है, कुछ सिलसिले हैं, कुछ संस्थापक हैं। सवाल बार बार आया है, 2018 में भी आया था। जैसे नक्शबंदी सिलसिला, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ठीक है, इसके बाद सत्तारी सिलसिला। अब मेरे दोस्त, सत्तारी सिलसिले की जब बात आती है तो शाह अब्दुल्लाह। कादिरी सिलसिला मेरे दोस्त शाह नयामतुल्लाह, और फिरदौसी सिलसिला शेख बदरुद्दीन समरकंदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 3-3, वही 1 नंबर से ही सही हो गया, तो बाकी आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए सर, फिर सुमेलित करिएगा। आप देखिए 2013 के पेपर में इस तरह के सवाल नहीं थे, लेकिन 2015 में आए, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना 2018 का पेपर देखिएगा तो उसमें इस तरह के सवाल और ज्यादा मिलेंगे आपको। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। देखिए साहब, जैसे ददनी, सनत, दस्तक, हुंडी क्या होते हैं? जैसे ददनी की बात करता हूं, प्राथमिक उत्पादों को अदा किया जाने वाला जो अग्रिम होता है, अग्रिम पे धन होता है, उसे कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार से एडवांस। अब यहां पर एक शब्द है सनद। सनद होता है मुगल शाही आदेश। दस्तक
एक प्रकार से कर की छूट फर्रुख शिया ने 1717 में जारी किया था, जब एक चिकित्सक हुआ करता था हैमिल्टन, उसने उसका इलाज कर दिया था। हुंडी एक विनिमय पत्र। तो सही जवाब क्या हो गया भैया? 3-1 कहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है मामला। 3-1 4 और 2। क्लियर? चले, कुछ साइकोलॉजी के प्रश्न हैं, इन पर हम परिचर्चा नहीं करेंगे, सीधी बात करते हैं हमारे अगले महत्व। पहले एक साथ साइकोलॉजी के सवाल आते थे और अब तो मिक्स कर दिए इन्होंने, है ना। 1 नंबर पे आ जाएगा, फिर 4 पे आ जाएगा, फिर 6 पे आ जाएगा, फिर 8 पे आ जाएगा। पहले 30 सवाल एक साथ आ जाया करते थे। अगला प्रश्न है, इस क्लास की पीडीएफ में बार बार कह रहा हूँ, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है वह मिल जाएगी। भारतीय संस्कृति में संस्कारों से क्या आशय है? तो याद रखिएगा, मूल रूप से किसी भी संस्कार के माध्यम से हमारा क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। काजू नाम काजू नाम, समझ गए ना? शुद्धिकरण। आश्रम वेब सीरीज देखा करो। तो एक परिष्कार है मूल रूप से, है ना, प्यूरिफिकेशन है जी। प्रसिद्ध बोलन दर्रा कहां पर स्थित है? तो बोलन दर्रा जो है यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। एक ऐसा महाजनपद जो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में स्थित था। याद रखना, यह गांधार है, ठीक है, और इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। कुछ नवपाषाण कालीन स्थल है और उनकी विशेषताओं को लेकर के सवाल है, आपको सुमेलित करना है। जैसे बुर्जों, गर्त, आवास, बिल्कुल सही है। कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी, दान के अवशेष, उतनूर, राख के ढेर, मेहरगढ़ बलूचिस्तान नवपाषाण काल का स्थल है। इसी मेहरगढ़ से हमें जानवरों का साक्ष्य मिला है, जिसमें भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इस तरह के हैं। तो सही जवाब होगा नंबर 4। अब भाई साहब, पशुपति शिव की मोहर मोहनजोदड़ो वाली 2013 में आई थी, 2015 में फिर आ गई। तो इसके बारे में सवाल है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई एक मानवीय आकृति है, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मार्शल ने इसे आदि शिव यानी कि प्रोटो शिवा कहा है। 6 प्रतीक वाला चित्रात्मक अंकन है, चारों ही सही है जी, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए साहब, सुमेलित करिएगा, यहाँ पर कुछ कलाकृतियां हैं और कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। लाल बलुआ पत्थर का पुरुष का धड़, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा समझिए, ये हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ढाडी युक्त पुरुष पाषाण की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिला है। पुरुष और कुत्ता दायमाबाद और पकी हुई मिट्टी से नाव निर्मित लोथल से प्राप्त हुई है। तो 2-1-4-3 ये रहा। उत्तर वैदिक काल में विभेदक लक्षण था आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार। एक अपनी दूसरी जगह जा रहे हैं जी, अपनी जगह छोड़ करके, ठीक है। अब अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करेंगे अपने आप में, ठीक है। चले, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कुछ संहिता है, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद, कौशिक, ठीक है। ऐत्रेय, ये बिल्कुल सही है। सामवेद का अद्भुत सही है, षड्वीस, पंचवीस। कृष्ण यजुर्वेद का शतपथ नहीं है, शतपथ जो है ना शुक्ल यजुर्वेद का है। अथर्ववेद का गोपथ बिल्कुल सही है। फिर कृष्ण यजुर्वेद का क्या है? तैत्रेयी और मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, तो याद रखिएगा, ये हमें बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान सीमांतोन्वय, गर्भधारण के 8वें महीने में यह संस्कार किया जाता है। उद्देश्य होता है मूल रूप से, अगर मैं बात करना चाहूं तो गर्भ को बुरी शक्तियों से बचाना, ठीक है। 131 अगला सवाल, सुमेलित नहीं है। आजीवक, अजयित केसलंबी नहीं है, ठीक है ना। मंखली पुत्र गोशाल है। महाजनपद काल के विषय में कुछ कथन है, गलत कथनों पर विचार करें। द्वितीय नगरीकरण सही है, काले चमकीले मृदभांड यहाँ पर पाए जाते थे।
धर्म के क्षेत्र हुआ सर्वप्रथम लोहे, नहीं ये लोहा जो है यह वैदिक काल की देन है। 1050 ईस्वी में अतरंजी खेड़ा से लोहे की खोज मानी जाती है। देखिए साहब, ये मैंने 2013 में भी आपको बताया था। जैसे विदेह है, मिथिला के विदेह, ठीक है। और राम ग्राम के कोलिए, कपिल वस्तु के साके और भग्ग के सुमसुमार या सुमसुमार के भग्ग। तो सही जवाब होगा मूल रूप से 4 3 2 1, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वप्न वासव दत्ता नामक नाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपदकालीन शासक के जीवन पर आधारित है? सर याद रखना, स्वप्न वासव दत्ता मूल रूप से राजा उदयन जो है और वासव दत्ता, इन दोनों की प्रेम कथा पर आधारित है। बौद्ध ग्रंथों में किसे निघंट नाथ पुत्र कहा जाता है? भगवान महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो है, इसे क्या कहा जाता है? निघंट नाथ पुत्र। निघंट का तात्पर्य होता है बिना गांठ का या बिना बांध के, बिना बंधन रहित, और जिसके सांसारिक बंधन नहीं हो। नाटपुत्र का मतलब होता है नाथ कुल में उत्पन्न होने वाला। इस क्लास की पीडीएफ मैं बार बार कह रहा हूँ, कहाँ मिलेगी? चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन में आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं मेरे प्यारे साथी। बार बार इसलिए बताना आवश्यक हो जाता है क्योंकि कई सारे विद्यार्थी जो है वह नए जुड़ते हैं तो उन्हें जानकारी नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगली क्लास, अगले बिंदु की ओर हम बढ़ रहे हैं। थेरी गाथा अंग है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम बौद्ध साहित्य पढ़ते हैं तो थेरी गाथा मूल रूप से सुत्त पीठक का अंग आता है। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? विदेश यात्री और उसका एक महत्वपूर्ण देश यहाँ पर हमसे पूछा गया है। जैसे अल बैरूनी, अल बरूनी जो है अगर हम बात करते हैं तो याद रखना कहाँ का था यह उज्बेकिस्तान का था। मार्को पोलो इटली का, इब्न बतूता मोरक्को का था, अब्दुल रज्जाक फारस का था, विजयनगर साम्राज्य में आया था, तुर्की का नहीं था यह, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला भाई साहब प्रश्न है, आरपीएससी ने इसके संदर्भ में कहा, हम इसे डिलीट करेंगे। ओम डिलीटम करिष्यामि स्वाहा। तो भाई साहब इस प्रश्न को क्या कर दिया आरपीएससी ने? राजी खुशी डिलीट कर दिया। अब क्या कर सकते? सल्तनत काल के जो शासक हैं इनके कालक्रम के अनुसार इन्हें लगाइए। जैसे मुबारक खिलजी, खुसरो शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, ठीक है। देखो साहब, सबसे पहले मुबारक खिलजी, फिर उसके बाद तुरंत बाद खुसरो शाह, ठीक है। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह और फिर आलम शाह, ठीक है। चलिए, अरेबख्त क्या होता है? सल्तनत काल में जब किसी भी बिल्डिंग को बनाया जाता था तो उसको डेकोरेट करने के लिए अरेबख्त शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो एक प्रकार से भवनों या इमारतों को सजावट करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता था। हिंडोला महल, याद रखिएगा यह मांडू मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण जो है वह किसने करवाया था? तो याद रखिएगा मूल रूप से इसका निर्माण जो है मालवा के सुल्तानों के द्वारा किया गया था। किसका निर्माण? हिंडोला महल का। इस तरह के सवाल आते हैं। प्रांतीय स्थापत्य को जरूर पढ़ें हम सभी, ठीक है ना। अब देखो मैं पेपर भी हल करवा रहा हूँ और आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं करवाता, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कच्ची रेशम और मलमल के लिए जाना जाता है? याद रखना यह सोनार गांव था, बांग्लादेश। सुकेत मंडी 2013 में पूछा था, तांबे के लिए था, कच्ची रेशम और मलमल के लिए सोनार गांव। भक्त कवि मुख्यतः राम भक्ति कविता के लिए जाना जाता है, ठीक है। सर भक्त कवि केशव दास, ठीक है। इनकी एक शानदार कृति है रामचंद्रिका, ठीक है। वेरी गुड। अभंग से क्या आशय है? यूजीसी नेट में आरएस असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में यह क्वेश्चन बारंबार आया है। यह मूल रूप से जो विठोबा भगवान होते हैं उनके लिए समर्पित जो काव्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभंग कहते हैं। जमोरीन क्या था भारत में? मूल रूप से अगर मैं बात करता हूं तो एक प्रकार से जमोरीन क्या था?
कालीकट केरल में पुर्तगाल का कालीकट का एक हिंदू शासक था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, 1498 में जब वो कालीकट आया था। अब्दुल मनीद नाम का एक व्यापारी था उसके साथ। सल्तनत काल में सौंदर क्या है? भू राजस्व पर लगने वाला एक शुल्क है। नहर के पानी पर लगाया गया शुल्क, गंगा के दोहाब में लगाया गया एक विशेष कर, और कृषि हेतु कृषकों को दिया जाने वाला ऋण। तकावी या सौंदर जो है मूल रूप से कृषकों को दिया जाने वाला लोन होता था। किस शासक ने 18वीं शताब्दी में डचों को हराया था? एक ऐसा राजा जिसने डचों को पराजित किया था, तो याद रखना यह त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा था जिसने 1759 में 1759 में कोचीन की लड़ाई की, और कोचीन की लड़ाई में डचों को यह हरा देता है। और मूल रूप से इस युद्ध में हार के बाद में डचों का दक्षिण भारत में प्रभाव रुक सा गया था। एक ऐसा शासक जिसने अपने साम्राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया था। भाई साहब, हमारे राजस्थान के राजा कमजोर थोड़ी हुए हैं। 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक गद्दी पर रहे थे सवाई जयसिंह हैं, जो जयपुर के निर्माता है। इन्होंने अपने राज्य में कई सारे ऐसे सुधार किए जिनकी वजह से इनको याद किया जाता है। उनमें एक था विधवा पुनर्विवाह को आरंभ करना। वह ब्रितानी जिसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी, वह अंग्रेज कौन था? सर याद रखना, जॉन हॉकिंस, सन 1613 ईस्वी। ठीक है, इसके पहले मसूलीपट्टनम में जो है वह अपनी फैक्ट्री लगा चुके थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, भाई सब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, मद्रास हुई, दूसरे हुए मंगलोर, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम, और चौथे में तो मैसूर का विलय हो ही गया था। तो द्वितीय पूछा गया है तो याद रखना यह मंगलोर की संधि होगी 1784 ईस्वी। ठीक है, तो ये थे आपके 2015 का यह प्रश्न पत्र। उम्मीद करता हूँ आपको यह पेपर अच्छा लगा होगा और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का मैंने प्रयास किया है। अब आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, इतिहास का एक अद्भुत मंच है जिसमें कई सारे शानदार कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं जिनको आप हमसे ले सकते हैं। जैसे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 है। चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर इतिहास फर्स्ट ईयर, हिस्ट्री फाउंडेशन सभी पीजीटी परीक्षाओं के लिए है। यूपी टीजीटी के लिए इतिहास का कोर्स है। सेकेंड ईयर एसएसटी हिस्ट्री है। टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज। इसके अलावा नोट्स है हार्ड कॉपी में, नोट्स है और सॉफ्ट कॉपी में, पीडीएफ में अगर आप लेना चाहते हैं तो। विश्व इतिहास है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये नवाचार की क्लास बंद नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात अच्छी लगी। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। अगली क्लास में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक नमस्कार।